हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। बेसिकली हम इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि स्पेक्ट्रम एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जैसे ह्यूमन आई चैप्टर में, कि जब भी कोई वाइट लाइट जो है वो किसी चीज़ से टकराती है, किसी प्रिज्म से पास होती है, तो वो क्या होती है, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। जैसे वाइट लाइट जो है वो कौन कौन से कलर में ब्रेक हो जाती है? विबग्योर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो वो कलर का जो बैंड बनता है कुछ इस तरह से होती है। जैसे ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है, और इस पे एक व्हाइट लाइट पड़ी, तो व्हाइट लाइट क्या होती है, इस तरह से ब्रेक हो जाती है। ये VIBGYOR, विबग्योर में क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये जो बैंड होता है कलर्स का, इस कलर बैंड को ही हम क्या बोलते हैं, इस कलर बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली जो बैंड होता है उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड्स इज नोन एज डिस्पर्जन, एंड द सीरीज ऑफ कलर बैंड इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। और उस कलर बैंड की जो पूरी सीरीज है, इस पूरे कलर बैंड को क्या बोलते हैं, इसकी पूरी सीरीज को स्पेक्ट्रम। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पे हम एटम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, जैसे एटम की बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं इस तरह से। जैसे कोई एटम है, मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, ये है इसकी फर्स्ट ऑर्बिट, ये है इसकी सेकंड ऑर्बिट, ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट, और ऐसे ही ये हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट। तो जो ऑर्बिट एटम के पास होती है, जो न्यूक्लियस के पास, सॉरी, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक होती है उसको हम बोलते हैं लोअर ऑर्बिट, ठीक है। और जो न्यूक्लियस से दूर होती है उसे हम बोलते हैं हायर ऑर्बिट। उसे क्या बोलते हैं हम? हायर ऑर्बिट। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से सुनना है हमने, कि व्हेन एन एटम एक्साइटेड इन द डिस्चार्ज ट्यूब बाय द कोलिजन विद कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन मूव इन द हायर ऑर्बिट। या इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं, देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक ट्यूब ली हमने। इस ट्यूब में क्या है, एक गैस फिल है, हाइड्रोजन गैस फिल है। मान लीजिए कौन सी गैस फिल है, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल है। हमने क्या किया, इस गैस को हीट किया। जैसे हम इस गैस को हीट करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, एक्साइट होना शुरू होंगे, उन्हें एनर्जी मिलनी शुरू होगी। तो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो अपनी लोअर ऑर्बिट से किस में जाएगा, वो अपनी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट पे, इसे हमने एनर्जी थी तो ये हायर ऑर्बिट में जंप कर गया। मान लीजिए इस वाली ऑर्बिट पे क्या हुआ, जंप कर गया, एनर्जी इसने गेन करी थोड़ी सी और हायर ऑर्बिट पे चला गया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा अपनी हायर ऑर्बिट पे तो नहीं रह सकता ना, हाई एनर्जी लेवल पे तो नहीं रह सकता ना, क्योंकि हर किसी को स्टेबल होना है, और स्टेबल होने का मतलब है कम एनर्जी। जब उसके पास एनर्जी कम होगी तभी वो न्यूक्लियस के पास आएगा, तभी वो स्टेबल होगा। तो हर कोई चाहता है कि उसके पास कम एनर्जी हो, उसकी टेंडेंसी है कि वो एनर्जी लॉस करना चाहता है, कम एनर्जी चाहिए उसे। तो फाइनली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल में गया है, एक्साइटेड स्टेट में गया है, वो फाइनली एनर्जी लॉस करके कहाँ पे आएगा, वो लोअर स्टेट में आ जाएगा, मतलब स्टेबल होना चाहेगा। और जो वो एनर्जी लॉस करता है, वो एनर्जी वो लॉस करता है रेडिएशन के थ्रू। किसके थ्रू लॉस करेगा? रेडिएशन के थ्रू। तो जब वो मतलब यहाँ से यहाँ वापस आएगा तो वो जो एनर्जी लॉस करेगा वो करेगा रेडिएशन के थ्रू। तो इसी को हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ये टॉपिक हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोर्ड्स में, तो वही कॉन्सेप्ट है ये भी। तो यहाँ पे हमने वही बोल रहे हैं कि व्हेन एन एटम एक्साइटेड इन द डिस्चार्ज ट्यूब बाय द कोलिजन विद कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन मूव इन द हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट पे चला जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, कैथोड रे के साथ उसका कोलिजन नहीं कराया, बल्कि डायरेक्ट मैंने एग्जांपल दिया कि उसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। तो एज दे कैन नॉट रिमेन परमानेंटली इन द एक्साइटेड स्टेट, दे रिटर्न बैक इन द ग्राउंड स्टेट, मेकिंग वन और मोर ट्रांजिशन। अब क्या होगा कि वो हमेशा अपनी एक्साइटेड स्टेट में तो नहीं रह सकता ना, हायर एनर्जी में तो नहीं रह सकता ना, तो वो क्या होगा, वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आना शुरू होगा। तो जब वो वापस अपनी नॉर्मल लोअर एनर्जी शेल में आना चाहेगा, तो या तो वो डायरेक्ट इस वाली शेल से, मान लीजिए के शेल है, ये एल है, ये एम है, और ये क्या है, एन है। तो अगर उसे एन से के में आना है तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट जंप करेगा एन से के पे। वो हो सकता है वो एन से एम पे आए, एम से एल पे आए, और एल से फिर के पे आए। या हो सकता है वो ये वाला पाथ फॉलो करे कि एन से डायरेक्ट एल पे आए और फिर एल से किस पे आ जाए, के पे आ जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं उस पर, मतलब हो सकता है वो एक ट्रांजिशन में आए या एक से ज्यादा ट्रांजिशन करे लोअर एनर्जी सबसेल तक आने के लिए। तो जब वो इतनी सारी ट्रांजिशन करता है तो हर एक ट्रांजिशन क्या होता है, हर एक ट्रांजिशन में रेडिएशन होता है, एमिशन होता है फोटोन का, अलग अलग वेवलेंथ का। मान लीजिए अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है इस एन शेल से के शेल में डायरेक्ट आ रहा है, तो उसे क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा तो ज्यादा रेडिएशन होगा। समझ रहे ना बात को? मैंने क्या बोला
कि अगर उसे एन से के में आना है, लोअर एनर्जी में आना है, कम स्टेबल होना है, अब एनर्जी लॉस करनी है, कम एनर्जी में आना है, तो उसे एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इस वाली शेल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये लोअर शेल है, लोअर एनर्जी शेल है। अब अगर इसे एन से के पे आना है तो हो सकता है ये एन से डायरेक्ट के पे आए, ठीक है। तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इसे ज़्यादा लॉस करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा एमिशन करना पड़ेगा, ज़्यादा रेडिएशन करना पड़ेगा। या हो सकता है ये एन से एम पे आए, फिर एम से एल पे आए, फिर एल से के पे आए, तो इसका मतलब है उसे कम कम एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, मतलब कम रेडिएशन हो रहा होगा। हो सकता है ये एन से डायरेक्ट एल पे आए और फिर एल से के पे आए, तो उसे एक बार क्या करना पड़ा, ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा, फिर कम एनर्जी लॉस करेगा। या हो सकता है वो एन से एम पे आए और एम से डायरेक्ट के पे आ जाए, तो उसे शुरू में एनर्जी कम लॉस करनी है, फिर यहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो एक या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन कर सकता है। तो हर एक ट्रांजिशन की अपनी एक एमिशन होती है, अपनी एक रेडिएशन होती है, क्योंकि अगर उसे यहाँ से यहाँ जाना है तो कम एनर्जी लॉस करेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना है तो ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा। तो इसी एमिशन को अगर हम वेवलेंथ की फॉर्म में देखें तो ये अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन रिलीज करेगा, अलग अलग फोटोन की वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, और इसी एनर्जी इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, इसी को बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये जो एनर्जी लॉस करेगा उसे हम एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार किया है। ये है हमारी पहली शेल, के शेल, ग्राउंड स्टेट n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवंथ ऑर्बिट, एट्थ ऑर्बिट, और ऐसे ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए वो थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो 5 से फर्स्ट में आ रहा है तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी अगर वो इन्फिनिटी से फर्स्ट में आ रहा है तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी, इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो ये बनेगा, और इसे हम बोलते हैं, इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लेमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज, ध्यान रखना है। और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, चाहे वो थर्ड से सेकंड पे कर रहा है, चाहे वो फोर्थ से सेकंड पे कर रहा है, चाहे वो फिफ्थ से सेकंड में कर रहा है, चाहे सिक्स्थ से सेकंड में, या सेवन्थ से, या एट्थ से, या नाइन्थ से, या टेंथ से, ऐसे इन्फिनाइट तक, तो अगर वो सेकंड पे जंप कर रहा है तो उस सीरीज को हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्लियर हुआ। और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से इस थर्ड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस थर्ड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, चाहे वो फोर्थ से थर्ड पे कर रहा है, चाहे फिफ्थ से, चाहे सिक्स से, चाहे सेवन से, तो उसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज। क्या बोलते हैं, पाश्चन सीरीज। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो उसे बोलेंगे पी फंड सीरीज। एंड देन अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हायर ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे हमफेरी सीरीज। तो इसी तरह से हमने क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार किया, बिकॉज जो हम एटम ले रखा है हमने वो हाइड्रोजन एटम ले रखा है और उसी के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इतना ध्यान रखना है। तो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस तैयार कर ली हैं। लेमन सीरीज की अगर बात करें तो लोवेस्ट शेल कौन सी हो सकती है इसमें, फर्स्ट, क्योंकि हायर शेल कौन सी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसी इनफाइनाइट तक कोई भी सीरीज हो सकती है सेकंड हायर ऑर्बिट। लेकिन लोअर ऑर्बिट क्या होगी, N1 जो है वो लोअर ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है। किसे डिनोट कर रहा है, लोअर ऑर्बिट को, और N2 किसे कर रहा है, हायर ऑर्बिट को। तो अगर बाल्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज के केस में लोअर ऑर्बिट क्या हो जाएगी, N1 बराबर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट पे जंप करेगा। लेकिन N2 क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसी पाश्चन की अगर बात करें तो लोअर ऑर्बिट क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, और हायर ऑर्बिट क्या हो जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये कौन से रीजन में, कौन से रीजन, लेमन सीरीज कौन से रीजन में पाई जाती है, बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में, पाश्चन सीरीज कौन से रीजन में। तो इसे याद करने का तरीका है, जैसे हमें ये सीरीज जो है एक सीरीज में ही याद रखनी है, इनको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में ही लगी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें ध्यान रखना है लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हमफेरी, हमें इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है। तो अगर हम इसे इस ऑर्डर में याद रखते हैं तो लेमन सीरीज के लिए सबसे पहले लिखना है यूवी रीजन। तो लेमन सीरीज का अगर कोई रीजन पूछता है तो यूवी रीजन, ठीक है। बाल्मर का पूछता है विजिबल रीजन, पाश्चन का पूछता है इंफ्रारेड, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड, पीफंड भी इंफ्रारेड, एंड हमफेरी सीरीज भी फार इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो इसे याद करना ही बहुत आसान है। जैसे हम अल्फाबेट वाइज पढ़ते हैं तो अल्फाबेट में किस तरह आता है, यूवी आता है ना, WX UV,
UVWXYZ, तो U पहले आता है, तो इस तरह हमें ध्यान रखना है। लेमन में UV रीजन, बारमन में V फॉर विजिबल रीजन, एंड देन फिर हमें I और फिर फार इंफ्रारेड। तो इस तरह ध्यान रखना है कि इंफ्रारेड 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 देन फार इंफ्रारेड लास्ट में, क्योंकि हम फेरी सीरीज हमसे पूछी भी नहीं जाती, बहुत कम पूछी जाती है, पी फंड तक ही पूछा जाता है। तो हमें सिंपल याद रखना है, U पहले आता है तो UV रीजन, V बाद में तो विजिबल, और उसके बाद लगातार 3 बार क्या आएगा, इंफ्रारेड। और अगर लास्ट में हम फेरी सीरीज की बात होती भी है तो वो क्या हो जाएगा, फार इंफ्रारेड रीजन कहलाएगा। तो आई थिंक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज वगैरह हमें क्लियर होगी होगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक सीरीज को डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेमन सीरीज की। लेमन सीरीज की अगर बात करें तो ये है हमारे पास लेमन सीरीज। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इस इमेज को क्या करेंगे, जूम कर देंगे, और हम इस इमेज को जूम करके एक बड़ी बना देंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं लेमन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको जूम कर दिया, और इसको जूम करके हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। ये होगी हमारी लेमन सीरीज। देखिए, सेकंड से फर्स्ट पे जंप कर रहा है, थर्ड से फर्स्ट पे, फोर्थ से फर्स्ट पे, फिफ्थ से फर्स्ट पे, सिक्स से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, सेवंथ ऑर्बिट से फर्स्ट पे, एट से फर्स्ट पे, ऐसे ही इंफिनिट तक चला जाएगा ये। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे लैम्डा के बारे में, वेवलेंथ के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या क्या वो चीज है, ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन के बीच में, तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों को पता है। अब यहाँ पे देखिए, एनर्जी और वेवलेंथ आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, एन लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, इस तरह से लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी को हमने स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लेस कर दिया, तो स्पीड ऑफ लाइट बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन लैम्डा। तो सी क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लैम्डा के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और किसी की वेवलेंथ अगर कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बात आते हैं अपनी लेमन सीरीज के ऊपर। लेमन सीरीज में N1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और N2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2, 3, 4 इंफिनिट तक हो सकती है। मतलब N1 तो फिक्स्ड है ना कि 1 ही होगा, लेकिन N2 फिक्स नहीं है। N2 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रही है इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम वेवलेंथ निकालें लेमन सीरीज की, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, डिराइव किया था कि 1 अपॉन लैम्डा जो होता है वो रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर। जेड जो होता है हमारा एटम होता है, एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो N1 यहाँ पे लोअर ऑर्बिट है और N2 क्या है, यहाँ पे हायर ऑर्बिट है। तो हम यहाँ पे बेसिकली कौन से स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। तो Z तो यहाँ पे 1 हो गया। तो फॉर्मूला हमारा बन गया 1 अपॉन लैम्डा बराबर रेडबर्ग कांस्टेंट, Z तो 1 हो गया। अब N1 कितना है, N1 तो फिक्स्ड है ना 1, तो N1 की जगह 1 रखा तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला बना। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक बात करें, अगर हम यहाँ पे बोले फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, क्वेश्चन में हमें जरूरी नहीं है अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो फॉर्मूला हमें ये ध्यान रखना है लेमन सीरीज के लिए। देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो लेमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, लेमन सीरीज की फर्स्ट लाइन होती है ये वाली, ये है ना फर्स्ट लाइन। मतलब N1 कितना है, 1, और N2 कितना है, 2। N1 कितना है इसके लिए, 1, और N2 कितना है, 2। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो इसका मतलब है N1 बराबर 1 है और N2 बराबर कितना है, 2। या फिर हमसे बोल सकते हैं H अल्फा लाइन, हाइड्रोजन अल्फा।
तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो अल्फा लाइन अगर बोलेंगे तो अल्फा लाइन का मतलब होता है फर्स्ट लाइन, तो हमें ध्यान रखना है N1 1 हो जाएगा और N2 कितना हो जाएगा 2। तो देखो क्वेश्चन में हमेशा गिवन नहीं होगा कि वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो उसके लिए वेवलेंथ निकालो, या वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है वेवलेंथ निकालो। हमें क्या होगा, एक हिंट गिवन होगी। हिंट कैसे गिवन होगी कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन की अगर बात हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन किससे जंप कर रहा होगा, सेकंड से फर्स्ट पे, तो यहां से हमें N1 तो मालूम है ही और N2 भी पता चल जाएगा कि 2 है। अच्छा, अगर हमें ऐसे दिया कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो लेमन सीरीज है तो N1 तो फॉर श्योर 1 ही होगा, लेकिन N2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड लाइन की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो सेकंड लाइन का मतलब क्या है, थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है। तो यहां से हम तुरंत समझ जाएंगे कि N2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। समझ रहे हो, ये एक तरह से न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आने वाली चीज है कि न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्ट नहीं गिवन नहीं होगा कि कौन सी ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे आ रहा है, हमें इस तरह से हिंट गिवन होती है। अगर हमें बोला जाएगा थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो थर्ड लाइन अगर हमें बोलते हैं तो N1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, लेकिन N2 कितना हो जाएगा, फोर्थ। चेक करके देख लीजिए, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट पे जंप कर रहा है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अच्छा, अब हमें क्या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल सकते हैं या मैक्सिमम वेवलेंथ बोल सकते हैं। और वेवलेंथ लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। अभी मैंने यहाँ पे समझाया था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है, लॉन्गेस्ट है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना, एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। तो एनर्जी ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें कैसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी हिंट गिवन हो सकती है। हो सकता है हमें लिखा हो क्वेश्चन में कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज, ऐसे दिया क्वेश्चन कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। तो हमारे दिमाग में आया कि लेमन सीरीज है तो फॉर्मूला तो हम बना लेंगे, ये फॉर्मूला बना, लेकिन हमें यहाँ पे N1 की वैल्यू तो पता चल जाएगी 1 है, ठीक है, लेकिन N2 कैसे मालूम करें, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट पता होता है, सिर्फ हमें N2 पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्बिट से वो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये गिवन नहीं होगा कि वो कौन सी ऑर्बिट में आ रहा है, सिर्फ एक हिंट गिवन होगी छोटी सी। अब वो हिंट क्या हो सकती है, इनमें से भी कुछ हो सकती है, या फिर हमें ऐसे भी बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो हमें समझ जाना है, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है तो इसका मतलब है सबसे छोटी लाइन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सबसे छोटी लाइन, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन की बात हो रही है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन की बात हो रही है। तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन में N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने बात की थी एनर्जी जो होता है वो लैम्डा के इनवर्सली होता है। एनर्जी कम कब होती है, एनर्जी कम किस केस में होगी, इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होगा, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होती है। तो हमसे पूछ रखा है ज्यादा वेवलेंथ, तो ज्यादा वेवलेंथ का मतलब है फर्स्ट लाइन। क्लियर हुआ, तो फर्स्ट लाइन, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी, N2 की वैल्यू हमारे पास होगी 2। क्लियर हुआ, तो हमने यहां से क्या किया, N2 की वैल्यू 2 पुट की, तो हमें यहां से मैक्सिमम वेवलेंथ निकल गई 4/3 RH। RH का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर हुआ, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है 1.097 10⁻⁷ मीटर। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, हमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि लेमन सीरीज में ही हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सीरीज लिमिट के बारे में, या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्सिमम एनर्जी, या लिखा हो सकता है एनर्जी ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन। अगर हमें लेमन सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया एनर्जी ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन, तो हम समझ जाएंगे सबसे लॉन्गेस्ट लाइन क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी, तो हम समझ जाएंगे सबसे बड़ी लाइन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट मतलब इस सीरीज की जो लेमन सीरीज है इसकी फाइनल लिमिट क्या है, फाइनल लिमिट तो वही है ना कि इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, उससे ऊपर थोड़ा ना जा सकता है, इंफिनिटी का मतलब सबसे आखिरी। तो N2 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है बेसिकली इन क्वेश्चंस को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आसान है, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी कंफ्यूज करके पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया कि हमें डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा कि कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट पे जंप हो रहा है, ये तो हमें क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि लेमन सीरीज है तो N1 1, बाल्मर सीरीज है तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2।
ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। पार्शियल सीरीज है, N2 N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, लेकिन हमें N2 की वैल्यू के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। N2 की वैल्यू के लिए हमें सिर्फ एक हिंट गिवन होगी छोटी सी, जैसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिखा हुआ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन, तो समझ जाना है सबसे छोटी लाइन की बात हो रही है। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया तो समझ जाना है कि वो सबसे बड़ी लाइन की बात कर रहा है। तो बड़ी लाइन के केस में N2 की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाती है, चाहे वो कोई सी भी सीरीज हो। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जैसे हमने लेमन सीरीज की बात की, यहाँ पे इनफाइनाइट रखा N2 की जगह, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, मतलब 912 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह हम बाल्मर सीरीज की अगर बात करें तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे। तो हमने क्या किया, जो ये बाल्मर सीरीज थी हमने इसको भी जूम कर दिया। इसकी इमेज को जब हमने जूम किया तो ये जूम इमेज कुछ इस तरह से हमें दिखी कि ये इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड पे जंप कर रहा है, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से सेकंड में, सेवंथ से सेकंड में, एट्थ से सेकंड में, इस तरह से जंप कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे दोनों केस, ठीक है। N1 तो हमें पता है फॉर श्योर 2 है, N2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ऐसे ही इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो हम चेक करेंगे हर एक केस के बारे में। तो जैसे अगर हमसे पूछा गया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो समझ जाना है N2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, बिल्कुल। तो मैक्सिमम लैम्डा निकल जाएगा, हमें फॉर्मूला N1 जो है वो 2 आएगा और N2 आ जाएगा 3। तो फॉर्मूला सॉल्व किया तो लैम्डा आ गया 36/5 टाइम्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। और मिनिमम अगर लैम्डा पूछा गया या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी गई या एनर्जी ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लिखा हुआ कहीं पे, तो समझ जाना है N2 कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। अब इमेज थोड़ी क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी सीरीज हमारे पास बाकी हैं, तो वो खत्म होते होते हमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पार्शियल सीरीज है हमारे पास, पार्शियल सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे जंप करता है। तो किसी भी हायर ऑर्बिट से, मान लीजिए पहली सीरीज की पहली लाइन क्या होगी, 4 से 3 पे जंप की, फिर 5 से थर्ड पे ऑर्बिट पे जंप की, 6th ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे जंप की, 7th ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे जंप की, 8th ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे जंप की। तो कहने का मतलब N1 जो होगा वो हो जाएगा 3 और N2 हो सकता है 4, 5, 6, 7 ऐसी इंफिनिटी तक। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो या मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो या एनर्जी ऑफ या फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हो या मिनिमम एनर्जी हो, तो समझ जाना है सबसे छोटी लाइन की बात हो रही है। अब तो ये याद हो गया होगा ना, दिमाग में एक इमेज फिट होगी होगी कि हाँ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी या फर्स्ट लाइन का मतलब होता है सबसे छोटी लाइन। और सीरीज लिमिट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी का मतलब होता है सबसे बड़ी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी लाइन की बात हो रही है, तो N2 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 4 की वैल्यू पुट की तो मैक्सिमम लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा 144/7 RH रेडबर्ग कांस्टेंट। और अगर हमसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी पूछी गई या सीरीज लिमिट, समझ जाना है N2 कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से हमने N2 को इन्फिनिटी पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 9/रेडबर्ग कांस्टेंट। ऐसे ही अगर ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट पे। तो N1 तो फॉर श्योर कितना होगा, 4 होगा, लेकिन N2 कितना होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है या मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी, तो फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, तो N1 तो 4 होगा और N2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फिर इस तरह से हमें मैक्सिमम लैम्डा मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ या सीरीज लिमिट की बात होगी, तो सबसे बड़ी लाइन, तो N2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी लाइन क्या है, इन्फिनिटी होगी। तो लैम्डा ये निकल जाएगा। ऐसे ही पी फंड की केसेस हम निकालेंगे। पी फंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट पे जंप करता है। तो हायर ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट पे जंप करेगा तो N1 की वैल्यू 5 है फॉर श्योर, और N2 कितना हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसी इंफिनिटी तक हो सकता है। तो अगर हमसे बोला जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी या फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड सीरीज, तो N1 5 है और N2 कितना होगा, 6 होगा। N2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा बराबर 900/11 टाइम्स ऑफ ये रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 11 RH। और अगर हमसे पूछा जाए सीरीज लिमिट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी,
या H इंफिनिटी लाइन ऑफ पी फंड सीरीज। तो समझ जाना है, सबसे बड़ी लाइन के बारे में बात हो रही है। बड़ी लाइन कब होगा? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से किसी फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप करेगा। तो वैल्यू अगर रखेंगे यहाँ पे n2 की इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है। तो लैम्डा आ जाएगा 25 अपॉन रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। सेम केस हम्फेरी सीरीज का होता है, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सिक्स ऑर्बिट पे जंप करता है। तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी या फर्स्ट लाइन ऑफ हम्फेरी सीरीज की बात हो रही है, तो n2 कितना हो जाएगा? 7। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से रेडबर्ग लैम्डा की वैल्यू, सॉरी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 21764 अपॉन 13 टाइम्स ऑफ आर एच। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी की बात होगी, तो सबसे बड़ी लाइन की बात हो रही है, तो n2 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। तो 1 अपॉन लैम्डा रेडबर्ग कॉन्स्टेंट अपॉन 36, तो लैम्डा आ जाएगा 36 अपॉन रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। तो ये तो हमने बात करी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। आई होप आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो एक इमेज है वो क्लियर होगी, किस तरह से बनता है, कौन कौन सी लाइंस बनती हैं, कौन से रीजन्स में पाई जाती हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ किस तरह से निकलती है, और ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। आई होप ये वीडियो कामयाब हुई हो आपको समझाने में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।